जैसे एक बच्चा प्लास्टिक का बैट लेके खेलना शुरू करता है तो उसका सपना रहता है कि वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम के लिए खेले। तो मेरा भी सपना है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अपने लोगों ने चांस दिया, तो मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के लिए, किशनगंज के लिए अच्छा से अच्छा इंडियन टीम की संसद को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है क्षेत्र में। आप जब जाएंगे तो लोग बार बार वीडियो वायरल होता है, लोगों से जो बात करते हैं अभद्रता से बात करते हैं, इडियट बोल देते हैं, अरे वो बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ें। जो एक गणमान्य व्यक्ति है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, क्या लगता है आपको कि व्यवहार को क्या काम वर्कलोड होगा? वर्कलोड की वजह से कभी कभी आदमी का टंग जो है वो जो बोलता है लफ्ज स्लिप कर जाता है, कभी कभी इरिटेटेड होता होगा, उसके वजह से भाजपा में जो भी मुसलमान है वो मजबूरी में अपना वहाँ पे दिन काट रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए अभी पार्टी में बने हुए हैं या चल रहे हैं। लेकिन उनको जो है उनके सामने मुसलमानों से वोट छीनने की अधिकार की बात की जाती है, उनके सामने मुसलमानों के साथ और बहुत सी बात ऐसी होती है, लेकिन वहाँ उनका मुंह नहीं खुलता है। तो वो लोग समझिए एक तरह से डमी बने हुए हैं कि हाँ मुस्लिम चेहरा बीजेपी में 2-4 है, वो अपने इज्जत को बचाए घूम रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा सोच है कि भाई मैं रिक्शा खींचूंगा तो किराया जरूर मिलेगा, तो मैं बिना रिक्शा चलाए अगर भाड़ा मांगू आपसे तो आप उसमें हमको बोलिएगा कि नहीं भाई आप गैर वाजिब है। तो और जो सप्लायर है उन पे एक्शन लेना ज़्यादा जरूरी है। अगर बेचने वाला बेचेगा तो लेने वाला लेके तो पिएगा ही, तो बेचने वाला को पकड़ा जाए जो इस चीज़ को मुहैया करवा रहा है, जो इस सूखे नशा को जिला में देकर युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस यहाँ आपके हाथ में 5 उंगली है, जब वो बराबर नहीं है तो सरकार में 5 अफसर एक तरह के मिजाज के कैसे हो सकेंगे? क्या लगता है आपको? हम किशनगंज की सिर्फ बात करना चाहेंगे। 2024 बहुत करीब है, 2 कदम की दूरी पर है। दिसंबर के बाद से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। सीट जीत पाएंगे किशनगंज? इंडिया गठबंधन निकाल पाएगी? जी इंशाल्लाह, हम लोग तो आस है तो बस उसी पे है और चाह है तो राह है। सियासत में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं आगे? क्या आपकी पर्सनल सियासत की अगर हम बात करें तो कभी विधायक सांसद का ख्वाब देख रहे हैं? अब आप मौका मिले सामाजिक कारणों को देखते हुए अपने विपक्षी को हराने के लिए राजनीति को ज्वाइन किया। समाज सेवा हमारे वालिद साहब नहीं, हमारे दादा जान के टाइम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब मरहूम के टाइम से या पार्टी से रिलेटेड है, तो हम वैसे नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ या उसके खिलाफ बातें नहीं करते हैं, और जिससे मेरा कुछ नहीं है हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, एक तराजू में तोलना होगा तभी इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के यूथ प्रेसिडेंट शम्स इम्तियाज साहब और सन्नी भाई के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम, स्वागतम। शुक्रिया रमेश भाई और आपका और आपके इस चैनल केडीवी लाइव का जो हम तक आए और हमारे बातों को और हमसे हमारे जैसे नाचीज से इंटरव्यू कर। कहा जाता है कि युवा जो रीढ़ की हड्डी होती है और उसी विंग का आप जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल से। सरकार में आप लोग जिम्मेदारी को निभाते हुए, इस पद का निर्वाह करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या फीलिंग होता है आपको? जी, जैसा कि जान ही रहे हैं कि हम लोग युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी भी एक युवा हैं, और युवाओं के लिए, बिहार के लिए आपने ही अभी कहा कि जैसे कि युवा है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो अपने गार्जियन या अपने घर का बैकबोन होता है। बिहार के लिए अभी तेजस्वी यादव जी जो हैं एक बैकबोन का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए जो रोजगार अभी आपने देखा, जो उन्होंने वादा किया था, उसके हिसाब से बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है हमारे तेजस्वी यादव जी, हम सारे युवाओं को ये प्रेरणा के स्रोत हैं कि जो बोलिए, जो आप कमिट कीजिए उसको पूरा कीजिए। और अपने जैसे अभी हम लोगों ने जो अभी 1,40,000 समथिंग एक साथ ज्वाइनिंग हुआ हर जगह हमारे टीचरों का, इन सब चीज़ों को देख के युवा जोश में है और हम लोग आगे भी उनके साथ इसी तरह उनके हाथ को कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार। रोजगार की बात की आपने, जो नौकरियां सरकार दिया उसको आप उस पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें हो रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम तर राज्यों के लोग भी यहाँ पर नौकरी कर पा रहे हैं। चाहे
चाहे जितनी भी तादाद बहुत कम है, 10-12% में लोग, लेकिन बिहार के युवाओं का हक मारी हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए ये चीज़ तो हमारे विपक्षी का कहना है, हमारे जो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, ये भाजपा और वैसे संगठनों का, वैसे बीजेपी वालों का ये सब जो है प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। तो अगर हम लोग 10% किसी को जगह दे रहे हैं, बिहार में नौकरी करने की अवसर दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ अगर 25% से लेकर 20% लोग जो है वो बाहर जाकर काम करते हैं, पंजाब में, लुधियाना में, दिल्ली में और भी राज्यों में जाकर। तो अगर आप 10% का नौकरी यहाँ ख़त्म करते हैं दूसरे जगह से, तो 20-25% आपका बिहारी जो है वहाँ से उनको भी इसी पॉलिसी के तहत वापस कर देगा। तो अगर 10% को आप नौकरी देते हैं तो फिर भी 15% बिहारी जो है बेरोजगार ऐसे ही घूमेगा। चूँकि सरकार का हिस्सा है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जी। 2 दिन पहले ही मैं ज़िले का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के जो डीएम है उनकी गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदता हुआ चला गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लेकिन डीएम साहब का जो व्यवहार है काफ़ी अजीब टाइप का देखा कि वो एक परिवार से मिलना भी नहीं समझा, प्रशासन द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना। क्या लगता है कि अफसरशाही जो बेलगाम होती जा रही है और उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है बिहार में? देखिए मेरे कहने का मतलब है रमेश भाई कि यहाँ आपके हाथ में 5 उंगली है, जब वो बराबर नहीं है तो सरकार में 5 अफसर एक तरह के मिजाज के कैसे हो सकेंगे। और अगर उस तरह के मानसिकता के खुद अगर उनका पर्सनैलिटी वैसा है कि किसी का आप नुकसान करके उनसे अपोलाइज नहीं करते हैं, तो इसमें सरकार किसी को मानवता नहीं सिखा सकती, उनको ड्यूटी सिखा सकती है। तो अगर उनके साथ ऐसा घटना घटा था तो उनको तो एक व्यक्तिगत रूप से भी जाके अपोलाइज करना था, फैमिली से मिलना था, उनको सहायता करना था, क्योंकि आप एक जिला के पदाधिकारी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। तो इसके लिए सरकार जो है उनको अलग से तो कोई ट्रेनिंग देगी नहीं, वो तो ड्यूटी देती है और उनको जिम्मेदारी देती है। तो उनका व्यक्तिगत ऐसा अगर आचरण है तो इसके लिए हमारी सरकार या किशनगंज शहर की समस्याओं पर हम आते हैं, चूँकि युवा भी हैं आप, पार्टी के लेवल को अगर हम दरकिनार भी कर दे तो कई समस्याएं हैं जो रोज़मर्रा से हम जूझते हुए, अगर आप लाहरा चौक से पश्चिम पाली इधर जाएंगे तो आपको जाम की जो स्थिति मिलती है, इसका मुख्य कारण है कि जो गाड़ियों का जो पार्किंग होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ट्रैफिक पुलिस के नाम पर एक हवलदार भी कहीं पर नहीं होते हैं। राम भरोसे पूरा जिला चल रहा है, सरकार में है, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, समस्या से तो रोज़ हम लोग भी रूबरू हो रहे हैं, आपकी बातों से हम भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक ही रखते हैं कि समस्या जाम की है। और इस समस्याओं का सबसे प्रमुख कारण है कि जैसे पहले रिक्शा और ठेला चलता था, आज के डेट में टोटो ज़्यादा हो गया है। टोटो को कंट्रोल करना और उनको व्यवस्थित करके, और टेम्पो स्टैंड को जैसे आगे बनाया जा रहा है पश्चिम पाली पावर ग्रिड के आगे, इस तरह का कदम यहाँ से सरकार के कहने पर नगर परिषद हो या जिला परिषद हो या एमएलए विधायक हो या आपके एमपी साहब हो, तो सब लोग लगे हुए हैं। क्योंकि मुस्तकबिल को देखते हुए यहाँ का रोड नहीं बना था। रोड जो है देखिए आप कटिहार, पूर्णिया और कहीं चले जाइएगा तो वहाँ 2 वे रोड का सिस्टम है, और आप पूरे जिला में देखिएगा तो 1 वे ट्रैफिक है। तो अब तो आप जो मुस्तकबिल जो है देखते हुए रोडों का निर्माण नहीं हुआ था किशनगंज जिला में, जिसके वजह से आज ट्रैफिक का ज़्यादा मामला है। क्योंकि आप कटिहार और पूर्णिया की तरह 2 वे ट्रैफिक अभी नहीं बना सकते, चारों तरफ से मकान बना हुआ है, लोगों का निजी मकान है, तो वहाँ पर आप ट्रैफिक को सुधारने के लिए अब जो आपके पास टोटो है या टेम्पू है या और भी जो 4 चक्का वाहन है, उसी पे आपको जो है लगाम लगाकर कंट्रोल करना होगा, जिसमें हमारी सरकार नगर परिषद के द्वारा और विधायक और हमारे जो एमपी साहब हैं, लोग मिलके इस चीज का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम किशनगंज की सिर्फ बात करना चाहेंगे, 2024 बहुत करीब है, 2 कदम की दूरी पर है। दिसंबर के बाद से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। सीट जीत पाएंगे किशनगंज
इंडिया गठबंधन निकाल पाएगी? जी इंशाल्लाह, हम लोग तो आस है तो बस उसी पे है और चाह है तो रहा है। और जहाँ तक पार्टी आला कमान की बात है और इंडिया गठबंधन की बात है तो हम लोग मजबूती से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। हम लोग को असंप्रदायिक संसद को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है क्षेत्र में। आप जब जाएंगे तो लोग बार बार वीडियो वायरल होता है, लोगों से जो बात करते हैं अभद्रता से बात करते हैं, इडियट बोल देते हैं, अरे वो बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ें। जो एक गणमान्य व्यक्ति है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, क्या लगता है आपको कि व्यवहार को है? काम वर्कलोड होगा, वर्कलोड की वजह से कभी कभी आदमी का टंग जो है वो जो बोलता है लफ्ज स्लिप कर जाता है, कभी कभी इरिटेटेड होता होगा उसके वजह से। यही भाषा, यही चीज़ें अगर बीजेपी की कोई नेता करते तो क्या तब भी आपका जवाब ये होता कि काम का प्रेशर है? नहीं, देखिए वो हम क्योंकि गठबंधन की राजनीति में है, हम तो अपने चीज़ के लिए सफाई रख सकते हैं और बाकी रह गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जहाँ तक हमको लगता है, एमपी साहब से व्यक्तिगत हम लोग मिले हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और उनका जो मतलब बातचीत करने की शैली है या अभी तक हम लोग के साथ जो पर्सनल और पब्लिक अपीयरेंस में जैसा हम उनका व्यक्तित्व देखे हैं और वक्तव्य सुने हैं, भाषण जो सुने हैं, तो हमको तो वैसा नहीं लगता है कि उनको ऐसा व्यवहार से जानबूझ के करते होंगे। स्लिप ऑफ द टंग होगा या फिर इरिटेशन में किसी वक्त में होता है कि लोगों का मूड 19-20 रहता है, उस बीच में कोई फ़ोन कर दिया हो तो उनका ऐसा। पार्टी से जुड़े भी है और एक राजद कोई छोटी मोटी पार्टी है नहीं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जी। लेकिन एक प्रोफेशनल भी होता है, एक पर्सनल चीज़ भी होता है। सियासत में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं आगे? क्या आपकी पर्सनल सियासत की अगर हम बात करें तो कभी विधायक सांसद का ख्वाब देख रहे हैं? अब आप मौका मिले या नगर चेयरमैन में आप उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसा सोच रखते हैं क्या इम्तियाज साहब? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और लोगों ने चाहा, मेरा काम वैसा रहा तो हर इंसान अपने गोल को बना के रखता है। हम भी चाहेंगे कि हम अपने किशनगंज को रिप्रेजेंट करें। कर सकते हैं क्या? नहीं, घोषणा अभी करना बहुत जल्दी होगा। हमसे बहुत सीनियर ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल से किशनगंज के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो अभी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और मेरा सबसे बड़ा सोच है कि भाई मैं रिक्शा खींचूंगा तो किराया जरूर मिलेगा। तो मैं बिना रिक्शा चलाए अगर भाड़ा मांगूँ आपसे तो आप उसमें हमको बोलिएगा कि नहीं भाई आप गैर वाजिब है। तो मैं अपने समाज के लिए, मैं एक वार्ड का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, मैंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने लोगों का मिजाज मैं समझता हूँ। इंशाअल्लाह मेरे मुकद्दर में होगा। तो जैसे एक बच्चा प्लास्टिक का बैट लेके खेलना शुरू करता है तो उसका सपना रहता है कि वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम के लिए खेले, तो मेरा भी सपना है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अपने लोगों ने चांस दिया, तो मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के लिए, किशनगंज के लिए अच्छा से अच्छा इंडियन टीम की बात आई तो मुझे वर्ल्ड कप याद आ गया। फाइनल में जिस तरह से इंडिया की हार हुई काफ़ी दुखद रहा। उस चीज़ को एक अलग जगह पे हम रखते हैं और पनौती एक ट्रेड चला, पहली बार ये शब्द एक ईजाद किया गया, लेकिन आम नागरिकों के साथ साथ आपके गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी भी भरी मन से देश के प्रधानमंत्री को पनौती शब्द से पुकारते हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह का शब्दों का उच्चारण सही नहीं इतने बड़े नेता का, चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो। आपकी निजी सोच क्या है इसको लेकर के? देखिए, जैसा लगाइएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वो काटिएगा। आपने भी कहीं ना कहीं उनको पप्पू खिताब दिया, गाय का बछड़ा खिताब दिया, तो जब उनको भी मौका मिला तो एक्शन का रिएक्शन आया, क्रिया का प्रतिक्रिया आया। तो आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ भी इशारा करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय हम लोग के लिए सब है, लेकिन जब वो मौका दिए तो जब अगर राहुल जी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको भी मौका मिला, तो जब आप उन पे कटाक्ष कर रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था, आप उनको पप्पू बोलते थे तो अच्छा लगता था, और आज आपको अगर बोला जा रहा है पनौती तो उसको बर्दाश्त भी करना होगा। तो आपने किशनगंज सीट की बात की कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है और हमारी जीत भी होगी, लेकिन आपकी गठबंधन में टूट के आसार नज़र आते हैं। जदयू के लोग लगातार खुले मन से टिकट की मांग कर रहे हैं और अब तो बातें इस हद तक भी आ रही है कि अगर जदयू की मांग को पूरा नहीं किया गया तो सबसे बड़ा आपके जो विपक्ष है उनसे बड़े विपक्ष जदयू वाले हो जाएंगे। ऐसे में सांसद की राह किशनगंज में ये डगर इतना आसान कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये जितना भी है व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक देश का मामला है, किसी के घर का मामला नहीं है। हमको असांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात है, देश को एकजुट रखने की बात है। हमको नहीं लगता है कि अच्छे और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो इंडिया गठबंधन में हैं
वो अपने गठबंधन को कमज़ोर करके इस तरह का काम करेंगे। अगर पर्सनल कोई आदमी अपना निजी स्वार्थ के लिए करता है तो अलग बात है, लेकिन जो लोग सेकुलर हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पढ़े लिखे हो या रिक्शा ठेला चालक हो, गरीब किसान हो, वो सब चाहता है कि देश को बंटने नहीं दिया जाए, देश की अखंडता को टूटने नहीं दिया जाए। तो हम लोग अगर इस सोच से काम करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई विरोधी बनेगा, कोई अच्छे कामों में किसी को रोकने के लिए सामने आएगा, चाहे वो जेडीयू से हो, कांग्रेस से। अगर हम थोड़ा हटना चाहें, चूंकि आप जिस घराने से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, तमन्ना बाबू जिनका नाम पूरे सीमांचल के लोग जन जन में जानते हैं, उनके बेटे हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा आपके घर में लोगों का आना जाना रहा होगा, और अक्सर वकील के पास वो लोग आते हैं जो सताए हुए होते हैं, जिनके साथ कोई मामला होता है। तो राजनीति की ये जो चीज़ें आई, आप भी वकील बन सकते थे, चूँकि बहुत कम होता है कि वो फिर आप में राजनीति में आने का, ये सोच कहाँ से मिली प्रेरणा? कभी आपको नहीं लगा मुझे भी वकालत में जाना चाहिए इस तरीके? और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दें, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे ऊपर हमारे वालिद साहब तमन्ना वकील साहब का हाथ और उनका शिक्षा दीक्षा है। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली और खुशनसीब समझते हैं कि हमको एज ए गार्जियन वो मिले जिनको हमने अपने हीरो के रूप में भी लिया और कॉम्पिटिटर के रूप में भी लिया। कि वालिद साहब का जो मैंने देखा, मैं प्रोफेशनली MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई कटिहार मेडिकल कॉलेज से किया हूँ। मेरा शौक़ था मेडिकल फील्ड में, मैं मेडिकल करके सारिक निजामी सर के साथ 2 साल रहा भी। उसके बाद मैंने कुछ सामाजिक कारणों को देखते हुए अपने विपक्षी को हराने के लिए राजनीति को ज्वाइन किया। समाज सेवा हमारे वालिद साहब नहीं, हमारे दादा जान के टाइम, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब मरहूम के टाइम से। तो आप जानते ही होंगे कि लोग तस्लीम साहब जैसे हो, सीमांचल के गांधी आज़ाद साहब हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, बहुत बड़े बड़े लीडर जो कि हमारे दादा के साथ मिलकर राजनीति की और जिला को लड़ाई में हमारे दादा का क्या योगदान रहा, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का। तो मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। नन्हे मुन्ना मुश्ताक भाई के वालिद साहब जो हैं, मुन्ना मुश्ताक साहब के साथ छोटे भाई की तरह चले। तो पॉलिटिकल हम लोग के घर में हमेशा माहौल रहा। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो जब हम लोग देखे माहौल में बड़े पड़े, हमेशा वैसे लोग मिले। यहाँ तक कि सैयद शहनवाज हुसैन जो अभी बीजेपी के नेता हैं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, लाहौर से टिकट मिलने पे भी वो जीतने की दावा कर रहे हैं। तो ऐसा ही था, तो किशनगंज और भागलपुर वो क्यों हार गए? लड़ी के ना कमल नहीं खिला पाए। तो बड़ा बात बोलने से नहीं होता है, वो भी हमारे दादा के थ्रू कहा था कि अगर हम लाहौर में भी चले जाए तो वहाँ ये बड़बोलापन है, ये बड़बोलापन है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। आप अगर लाहौर में कमल खिलाने का क्षमता रखते हैं तो फिर भागलपुर में कमल काहे डूब गया उनका? और उनका कमल जो है किशनगंज में भी क्यों डूब गया? 2 लाख से अधिक वोटों से। शाहनवाज हुसैन की बात है तो मुझे लगता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त हुआ करता था तो शाहनवाज हुसैन साहब का जो कद हुआ करते थे पार्टी में, नागरिक उड्डयन मंत्री से लेकर कपड़ा मंत्री तक बनाए गए, बड़े बड़े बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती है। लेकिन मोदी युग में कहीं शाहनवाज साहब खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन उनके कद को भी छोटा कर दिया गया, बिहार में लाके उन्हें सीमित कर दिया गया। नेशनल लीडर के सीट में वो उभरते रहे थे, जाने जाते थे। देखिए, जितना भी मामला है इसमें, जितना भी अभी आपको समझ में आएगा कि भाजपा में जो भी मुसलमान हैं वो मजबूरी में अपना वहाँ पे दिन काट रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए अभी पार्टी में बने हुए हैं या चल रहे हैं। लेकिन उनको जो है, उनके सामने मुसलमानों से वोट छीनने की अधिकार की बात की जाती है, उनके सामने मुसलमानों के साथ और बहुत सी बात ऐसी होती है, लेकिन वहाँ उनका मुंह नहीं खुलता है। तो वो लोग समझिए एक तरह से डमी बने हुए हैं कि हाँ, मुस्लिम चेहरा बीजेपी में 2-4 है, वो अपने इज्जत को बचाए घूम रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसा प्रधानमंत्री शायद हमको नहीं लगता है कि भारत में फिर से ऐसा कोई भाजपा प्रोड्यूस कर पाएगा। जो अटल जी हम लोग के प्रधानमंत्री थे वो अलग भाजपा के और अलग मेंटेलिटी के और सबका, वो जो असल में भाजपा का लोगो है कि सबका साथ सबका विकास। आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं, ऐसे में एमयू का मुद्दा जो किशनगंज का है, इसमें कई दफ़ा बात भी होती है और हालांकि इसमें कोई हल नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एमयू का जो शाखा है, जो तमाम तर चीज़ें फंड नहीं मिल पा रहा है, तो जो भी एलिगेशन लगे गए हैं, इनके पीछे कौन ऐसा चेहरा, कौन लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि एमयू यहाँ सफलता प्राप्त करे, सक्सेस हो? देखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड रिलीज करने का बात है, सारा चीज मामला था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी आई और के सारा चीज को आगे करवा रही थी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट चेंज हुई तब से वो ठंडा बस्ता में पड़ गया। तो अक्लमंद के लिए सारा काफी है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, क्या लगता है इंडिया गठबंधन कामयाब हो सकता है? इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है अच्छा से अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे कि साइड इफेक्ट आपको पता चलने लगता है खाने के बाद कि हाँ भाई ये चीज़ तीता है, ये चीज़ मीठा है। तो गठबंधन बनने के बाद जो है कड़वा किसको लग रहा है, कौन परेशान है, अपने देश का नाम चेंज करने पे उतारू हो गए हैं, क्रिकेट टीम का नाम चेंज करने पे उतारू हो गए हैं, इंडिया बोलने से बच रहे हैं। तो समझिए कि किसको ज़्यादा डर है। और हम लोग को इस बात से बहुत खुशी है कि अपने गठबंधन के नाम से ही हम लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, आगे बढ़ के मन तो कर रहा है कि बातों के सिलसिले को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए हम शहर के दो जो बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही है उसके साथ हम बातों को ख़त्म करना चाहेंगे। एक है लगातार एक युवा अवैध नर्सिंग होम को लेकर आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं मौतें होती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। दूसरा ये है कि हमारा जो अब सीमांचल जो रहा है, इसमें का जो ये लत है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे युवा पीढ़ी इसको लेकर बर्बाद हो रहे हैं। चूँकि आप भी एक युवा है, इस नशे की लत को कैसे ख़त्म किया जाए, इस कारोबार को कैसे बंद किया जाए, इसके लिए आपकी कोई राय, कोई सोच हो जो आप सार्वजनिक करना चाहें? जी, दो बातें यहाँ पर आपने रखी है, जिसमें पहला बात ये है कि हम लोग को जो युवा है वो कैसे नशा मुक्त हो, समाज को कैसे स्मैक वाला जो आप मामला बता रहे हैं, तो स्मैक के लिए प्रशासन भी पूरा टाइट है। आप दिन पर दिन और हर दिन कोई ना कोई खबर देख ही रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को यही सुझाव है कि पीने वालों से ज़्यादा बेचने वालों को और जो सप्लाई कर रहा है, जो इस तरह के लोग यहाँ पर इसका सख्ती किया जाए, बॉर्डर को थोड़ा सील किया जाए। शराब पी के आने वालों को जैसे पाइप या वाहन चेकिंग से गुजरना पड़ता है, अगर हम लोग अपने सीमांचल के इन बॉर्डरों को अगर सील करते हैं तो ये जो बहुत हद तक स्मैक से और स्मैक के अलावा जो हमारे युवा जो बर्बाद हो रहे हैं, चोरी चमारी, घर में नया नया क्राइम हो रहा है, छिनताई हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रहा है, ये सब पे भी कंट्रोल कहीं ना कहीं होगा। और हमारा सुझाव यही है जिला प्रशासन को कि आप अपने सरहद को ज़्यादा पुख्ता कीजिए इस मामले में, और जो सप्लायर हैं उन पे एक्शन लेना ज़्यादा जरूरी है। अगर बेचने वाला बेचेगा तो लेने वाला लेके तो पिएगा ही, तो बेचने वाला को पकड़ा जाए जो इस चीज़ को मुहैया करवा रहा है, जो इस सूखे नशा को जिला में देकर युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस प्रति हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत पहले से हम लोग बात कर रहे हैं। बस अवैध नर्सिंग होम वाले पे मामला ये है कि बहुत सा बात यहाँ उठता है, हर रोज प्रदर्शन होता है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग इस मुद्दे को चला रहे हैं कि अवैध नर्सिंग होम, अवैध नर्सिंग होम। तो लेकिन आपको दोनों आँख खोल के देखना होगा, आपको इंसाफ बराबर करना होगा। आपके दोस्त या आपके अगल बगल के जो अपने जानहीन पहचान के या रिश्तेदारी के लोग वैसे नर्सिंग होम को चलाते हैं, तो आप वहाँ प्रदर्शन और अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं, और जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा दौड़ी मांग करने से नहीं होगा। आपको अगर खराब लगता है तो अपने लिए भी खराब लगे और दूसरों के लिए भी खराब लगे। जहाँ दोस्त है, जहाँ चाय पीना है, जहाँ उठना है, मेरे सर्किल का है या पार्टी से रिलेटेड है, तो हम वैसे नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ या उसके खिलाफ बातें नहीं करते हैं, और जिससे मेरा कुछ नहीं है हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, एक तराजू में तोलना होगा, तभी इंसाफ मिलेगा। बस मेरा तो यही मानना है। आखिर में अपने युवा विंग को क्या संदेश देना चाहेंगे, यूथ किशनगंज के राजद परिवार को, सुप्रीम होने के नाते यूथ के? देखिए, हम तो सबके साथ अपने आप को सुप्रीम नहीं, हम भाई समझते हैं। यूथ के अगर हमको यहाँ पर जिम्मेदारी दिया गया है राजद के तरफ से, तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर अपने जिला के लिए, बिहार के लिए, अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, अपने परिवार के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। मैसेज यही है मेरा कि अगर अपने माँ बाप की इज्जत को हम लोग बढ़ा नहीं सके तो जितना है उसको घटाए भी नहीं, और ऐसा कोई काम नहीं करे कि अपने बाप और दादा माँ और इन लोग का जो है
इज्जत बढ़ा नहीं पाए गोल्ड मेडल जीत के, तो ऐसा कोई काम करके घटाए भी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। विदा लेना चाहेंगे आपसे। ये थे सब्स इम्तियाज और सनी भाई, जो कि राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज के यूथ प्रेसिडेंट हैं। तमाम तर बातों को हमारे और आपके बीच रखने का काम किया। मैं चाहूँगा कि आप मर्यादित तरीके से शालीनता में रह करके आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि हम लोगों ने जो बात किया है उसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है। खबरों को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन को दबाते रहे। विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।